आप सभी को नमस्कार। नववर्ष पर हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह आप लेखकों, कलाकारों के संदेश हमें मिल रहे हैं, आपकी टिप्पणियां हमें प्राप्त हो रही हैं, आपके वीडियो संदेश हमें मिल रहे हैं, सचमुच काफी अच्छा लग रहा है। मन भावुक भी हो जाता है। यथासंभव जितनी गुंजाइश होती है, हम लोग जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से साहित्य और संस्कृति पर केंद्रित कार्यक्रम कर पाते हैं। विगत वर्ष में 2022 में भी हमने 304 कार्यक्रम किए। कई सारे एकाग्र भी हुए। वरिष्ठ लेखकों, युवा लेखकों और कलाकारों की टिप्पणियां हमारे लिए निश्चय ही कहीं न कहीं उत्साह प्राप्त करने का सबब बनती हैं। मित्रों, यह बेहद प्रसन्नता की बात है कि आज की शुरुआत हम एक ऐसे लेखक और नृतत्व शास्त्री से कर रहे हैं जिनका व्यक्तित्व बेहद खास है। नववर्ष पर यह एकाग्र प्रबोध कुमार जी पर आरंभ हो रहा है। एक लेखक, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट प्रबोध कुमार, दोनों ही क्षेत्रों में एक बेहद सधा हुआ, विनम्र और मितभाषी व्यक्तित्व। प्रबोध कुमार जो आजीवन दूसरों के काम आते रहे, कई कई लोगों के जीवन को संवारने में जिनका महत्व योगदान है, उनसे जुड़े हुए अलग अलग लोग यहां पर आएंगे और अपनी बात रखेंगे। मित्रों, एक ऐसे सर्जक व्यक्तित्व पर यह एकाग्र आरंभ हो रहा है जिनकी कहानियां कुछ अलग किस्म की हैं। उन कहानियों का निर्वहन और उसकी भाषा हमारे साथ कुछ इस तरह से बंधती चलती है कि हम उसके लेखक को भूल नहीं पाते हैं। प्रबोध कुमार की कहानियां हों, उनके उपन्यास हो, या उनके द्वारा किए गए कुछ बेहद खास अनुवाद कार्य, इस सब पर हमारी नजर जाएगी। उनके कार्यों पर और उनके व्यक्तित्व के कुछ एक पहलुओं पर बातचीत होगी। वक्तागण आएंगे, उनके मित्र भी आएंगे और उनसे जुड़ी परवर्ती पीढ़ियां भी आएंगी। उनसे जुड़े जो तमाम लेखक, साहित्यानुरागी मित्रगण हैं, वे सभी आएंगे। वे लोग भी आएंगे जो बेशक उनसे न मिले हों साक्षात, मगर जो उनकी रचनाओं के साथ गहरे जुड़े हुए हैं। अभी हाल ही में विजय राय जी ने लम्ही का एक विशेषांक, एक बेहद महत्वपूर्ण विशेषांक उन पर केंद्रित किया है। हम कोशिश करेंगे कि उस पत्रिका के जो योगदानकर्ता हैं उनमें से भी कुछ एक लोग हमारे साथ जुड़े। हम लगातार विजय राय जी के भी संपर्क में हैं कि अगर वे समय निकाल सकें तो वे भी जरूर आए। तो आइए मित्रों, आज की यह कड़ी आरंभ करते हैं और एक ऐसे कथाकार को बुलाते हैं जो अपनी पूर्ववर्ती और पर पूर्ववर्ती और परवर्ती दोनों ही पीढ़ियों के रचनाकारों के साथ बेहद आत्मपरक ढंग से जुड़ा हुआ है। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा कथाकार जो निरंतर न सिर्फ अपने लेखन कार्य में संलग्न है, लेखन कार्य में डूबा हुआ है, बल्कि जो उन तमाम जो महत्वपूर्ण और उदार चेता लोग हैं
उनके कार्यों को कहीं न कहीं अपने तई याद करने की कोशिश भी करता है। एक ऐसे कथाकार को हम आज सुनेंगे, शर्मिला जालान जी को सुनेंगे, जो प्रबोध कुमार जी के साथ जुड़ी रही। कई ऐसी यादें हैं जो वे आज साझा करेंगी और साथ ही उनका जो रचनात्मक अवदान है उस पर भी बात करेंगी। कुछ एक दुर्लभ चित्र भी हैं जो हम लोग कार्यक्रम के अंत में देखेंगे। तो आइए सीधे हम हमारे अतिथि वक्ता की ओर चलते हैं। शर्मिला जालान जी, नमस्कार, स्वागत। जी नमस्कार अर्पण जी। अर्पण जी, और जी जी आप बोले। जी, मैं एक बार पुनः आपको जनसुलभ पुस्तकालय के मंच की ओर से और इसकी पूरी टीम की ओर से नव वर्ष पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार अर्पण जी। पिछले दिनों से मैं देख रही हूँ कि नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं जन सुलभ मंच को दी जा रही है और अर्पण कुमार जी आपको दी जा रही है। तो कलकत्ता वासियों के तरफ से, मेरी तरफ से आपको जन सुलभ को अशेष अनंत शुभकामनाएं। और यह तो बिल्कुल सही है, सत्य है कि पिछले 2 वर्षों में कोरोना काल से यह मंच जिस तरह से लगातार साहित्यकारों और फिल्मकारों को जोड़ रहा है और हमें कई अलक्षित दुर्लभ व्यक्तित्व के भी दर्शन हो रहे हैं, उन्हें हम देख पा रहे हैं, उनके कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। यह अपने आप में दुर्लभ बात है, सौभाग्य की बात है। तो जन सुलभ इसी तरह से आगे लगातार बढ़ता रहे, नई ऊंचाइयों को और संभावनाओं को छूता रहे। ये शुभकामनाएं आपके साथ। जी शुक्रिया। और निश्चय ही इस समवेत प्रयास में आप सभी लोगों का भरपूर सहयोग मिलता है और तभी यह एक साझा सामूहिक कर्म इस तरह से अपना काम कर पा रहा है जितना भी संभव हो रहा है। तो शर्मिला जी, आपसे अनुरोध है कि एक बेहद खास, विनम्र और विरल व्यक्तित्व पर हम लोग आज इस बातचीत को आरंभ करें। प्रबोध कुमार जी से जुड़ी हुई जो आपके वे सुनहरे पल हैं, उस दुनिया में चलें, उस मेमोरी लेन में चलें। और आज चूंकि उनका जन्मदिन भी है तो हम उन्हें नमन करते हुए उस शख्सियत के जो कुछ खास उल्लेखनीय पक्ष हैं उस पर बातचीत करेंगे, आपको सुनेंगे। शर्मिला जी, स्वागत। जी धन्यवाद अर्पण जी। बात मैं वहां से शुरू करती हूँ। 2021 जनवरी 20 तारीख थी और मुझे ये खबर मिलती है कि प्रबोध कुमार जी नहीं रहे। अचानक से स्मृतियों का ज्वार सा उठा और मुझे लगा कि मैं किससे बात करूं, किसे फ़ोन करूं। और प्रबोध जी नहीं रहे, उनकी खबर जो है वो मैं अखबारों में खोजने लगी, फेसबुक पर उनके लिए कहीं कोई टिप्पणी है, कहीं कोई कमेंट है क्या, वो देखने लगी। और मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि अ, आखिर इतने साल बीच में चले गए, कहाँ चले गए। और एक ऐसा समय था जब मेरा उनसे संवाद हुआ था, 5 वर्ष बहुत सुंदर पत्र उन्होंने मुझे लिखे थे और एक साहित्य को लेकर, कला, संस्कृति, राजनीति, सभी तरह की बातचीत वो मुझसे साझा कर रहे थे। तो इतने सघन पत्र जो मैं उनको लिख रही थी और वो मुझे लिख रहे थे और ऐसा सुंदर संवाद था और बीच के साल बिल्कुल प्रबोध जी कहाँ हैं इसकी मैंने कोई खबर नहीं ली। मुझे बहुत ग्लानि हो गई थी और प्रबोध जी के बारे में मैं खबर खोजने लगी अखबारों में और मुझे कहीं कोई एक लाइन, एक पंक्ति भी, कहीं कोई खबर मुझे नहीं मिली। मित्रों के बीच में व्हाट्सएप में ये मैसेज जरूर आया कि प्रबोध जी नहीं रहे। प्रबोध जी अचानक से बहुत उनको लोग जानने लगे थे तातुष के रूप में और आलो अंधारी जो है पूरे परिदृश्य पर छाई हुई थी, एक ऐसी पुस्तक जिसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। तब मुझे ऐसे लगा कि
एक विस्मृत लेखक, एक भूले बिसराए लेखक, एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका इतना उदार मन है, उनके बारे में क्या किया जाए, कैसे किया जाए? और मैं बिल्कुल एक असमंजस की स्थिति में थी, कोरोना काल था, कुछ भी बातें समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने कुछ बातों को याद करते हुए एक छोटा-सा आलेख लिखा था और मैंने 2-3 पत्रिकाओं में कोशिश की भेजने की और शंभूनाथ जी ने बहुत आदर से, बहुत उसको लगाव से उसे प्रकाशित भी किया। समता मार्ग ने तुरंत एक स्मृति लेख जैसा मैंने लिखा, तो राजेंद्र राजन जी ने उसे प्रकाशित किया। लेकिन ये जो घटना हुई, उससे मुझे ऐसा लगा कि हम एक ऐसे समय में, एक ऐसे समाज में रहते हैं कि जब तक मनुष्य सक्रिय है, काम कर रहा है, वो दिखाई देता है, तो उसके साथ के लोग भी उसके बारे में पूछते हैं और वो भी दिखाई देते हैं। और जब वह व्यक्ति नहीं रहता, तो कहीं कोई उसकी चिंता, कोई बातचीत, कोई चर्चा, कहीं पर कुछ भी, कोई भी बात नहीं सुनाई पड़ती। तो ये एक बहुत ही एक इस तरह की स्थिति है कि यह कौन-सा समय है, यह कौन-सा समाज है। और आलो अंधारी की प्रेरणा देने वाले बेबी हालदार की मेंटर के रूप में जिन्हें इतनी ख्याति मिली, उनके बारे में एक आलो अंधारी को ख्याति मिली, वो तो खुद को पर्दे में छिपा कर रखते थे। उनके बारे में कहीं कोई कोई एक पंक्ति भी नहीं। मैंने एक छोटा-सा पोस्ट फ़ेसबुक पर डाला था और लम्ही पत्रिका के संपादक आदरणीय विजय राय जी ने फिर मुझसे संवाद किया, संपर्क किया और उसके ऊपर एक विशेष अंक निकाला जिसमें अगर आपने आपने देखा ही अर्पण जी आपकी भी कविता है उसमें, उसमें 17 संस्मरण लोगों ने लिखे हैं। उनके मित्रों ने, परिवार वालों ने, एंथ्रोपोलॉजी का उनका इतना बड़ा रूप था, तो एंथ्रोपोलॉजी के उनके साथ वाले जो उनके शिष्य थे वो उन लोगों ने और परिवार के 4-5 लोगों ने उसमें लेख लिखे हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनके परिवार के 4-5 लोग उनके बारे में लिख रहे हैं, क्योंकि अभी जितने एकाग्र हुए, उसमें कई बार मैंने ऐसा देखा कि कुछ एकाग्र में परिवार के 1 लोग भी शामिल नहीं होते हैं। यानी एक लेखक जिसका मन, जिसका पूरा दिन लिखने में, किताबों में, इन सब चीज़ों के बीच में जाता है, उसके परिवार के लोग उन सब चीज़ों से इतने विरक्त हो जाते हैं या इतने विरक्त रहते हैं, यह भी एक विडंबना जो मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें उनकी ममेरी बहन, उनकी भाभी, उनके पुत्र और उनकी कज़न, कई लोगों ने कम से कम 5 या 6 परिवार के लोग हैं जिन्होंने उनके ऊपर संस्मरण लिखे। तो पहले मैं अपनी बात वहाँ से शुरू करती हूँ कि मैं प्रबोध जी से मेरा क्या रिश्ता है प्रबोध जी के साथ में। प्रबोध उनका नाम प्रबोध कुमार वो लिखते रहे हैं, वो प्रबोध कुमार श्रीवास्तव। और उनसे मैं पहली बार कब मिली और अ, उनके लेखन से मैं कैसे जुड़ी। तो जैसे कि पिछले जो भी कार्यक्रम हुए जन सुलभ मंच पर और जो मुझे थोड़ा भी जानते हैं, वो जानते हैं कि मेरा लिखना और मेरा लेखन का जो एक दायरा जो बढ़ा, वो 16 लॉर्ड सिन्हा रोड से ही थोड़ा बड़ा धीरे-धीरे होता चला गया। 16 लॉर्ड सिन्हा रोड में 60 के दशक के कथाकार, समाजवादी चिंतक, विचारक अशोक सेक्सेरिया जी का निवास स्थल रहा है और निवास स्थल था। वहाँ पर उनसे मिलने के लिए तरह-तरह के लोग आते थे। समाजवादी चिंतक, लेखक, पत्रकार, युवा कवि, लेखक, तरह-तरह के लोग आते थे। तो प्रबोध जी से उनकी मुलाकात जो है, अशोक जी की मुलाकात दिल्ली में हुई थी और उसके निमित्त श्रीकांत वर्मा थे। प्रबोध जी से उनकी मुलाकात, उनकी मित्रता गहरी थी, 40-50 वर्ष की गहरी मित्रता, घनिष्ठ मित्रता और इस तरह की मित्रता थी कि वे लोग आपस में एक-दूसरे को कई तरह की चीज़ बोल भी देते थे, जो कि अन्य लोगों के साथ अशोक जी की जो मित्रता थी, उसमें वो एक संकोच बरतते थे। तो प्रबोध जी से मैं 96 या 98 में मैं जब लॉर्ड सिन्हा रोड गई, तो मैंने देखा कि
एक व्यक्ति केसरिया कुर्ता पहने हुए और बैठे हुए धीरे-धीरे बात कर रहे हैं। वो तस्लीमा नासरीन की कोई कविता का उन्होंने अनुवाद किया था और उसमें जो बांग्ला शब्द थे, उस बांग्ला शब्द पर अशोक जी से उनकी चर्चा हो रही थी। मैं वहाँ पर गई, अशोक जी ने मेरा उनसे परिचय करवाया कि यहीं रहती हैं और कहानियाँ भी लिखती हैं। तो ये मेरा एक पहला संबंध सूत्र था जो उनसे बना और मेरे जीवन में मेरी उनसे 3 मुलाकात है सिर्फ़। एक मुलाकात जो 16 लॉर्ड सिन्हा रोड में हुई वो भी 1-1 घंटे की और दूसरी मुलाकात मैं गुड़गाँव गई थी तो मैं उनसे मिलकर आई थी और एक बार फिर और मेरा दिल्ली जाना हुआ और गुड़गाँव में मैं उनसे मिली। तो कुल मिला के मेरी सिर्फ़ 3 मुलाकात है उनसे। उस दिन जब मैं उनसे मिली तो वो मैंने देखा कि वो बहुत शालीन और धीरे बोलने वाले व्यक्ति हैं। उनके अंदर विट भी है। अशोक जी से उनकी उम्र को लेकर वो कोई बातचीत कर रहे थे कि मैं तुमसे 6 महीने बड़ा हूँ और अशोक जी बोल रहे थे मैं तुमसे 6 महीने बड़ा हूँ। और इसको लेकर एक मैथ्स का कैलकुलेशन जो है वो उनके बीच में चल रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था और मुझे ये नहीं पता था कि प्रबोध कुमार जी जो हैं उनकी माँ कमला देवी हैं, जो कि प्रेमचंद की बेटी हैं और उनके पिता वासुदेव श्रीवास्तव हैं। मैं उनसे इसी तरह से मिली कि अशोक जी के यहाँ पे कई लोग आते हैं और उनके मित्र हैं। उसके बाद मैंने कोई परिचय जानने या समझने की कोशिश नहीं की। चूँकि अशोक जी के मित्र हैं, तो अशोक जी को आत्मीय हैं इसलिए मैं भी मुझे भी वो मैं भी उनकी आत्मीय हूँ, ऐसा मैंने मानकर मैं उनसे बातचीत शुरू की। उस दिन जो थोड़ी बहुत बात हुई, उस दिन वो जो समय था, वो एक तस्लीमा नासरीन का भी समय था, जो उनकी किताबों को लेकर जो एक पूरा समाज में जिस तरह की सारी चीज़ें हो रही थी। तो उनकी कविताओं का वो अनुवाद कर रहे थे और साथ में बांग्ला भाषा की कुछ किताबें उनके पास थी, काज़ी नजरुल इस्लाम की कविताओं का अनुवाद और बांग्ला भाषा के साहित्यकारों को लेकर वो कई तरह की बातें वो कर रहे थे। ये मेरी उनसे पहली मुलाकात होती है। उसके बाद उन्होंने मुझे बाद में पत्र लिखा कि उनके यहाँ पे एक बेबी आई है काम करने के लिए और बेबी ने अलमारी साफ करते हुए एक पुस्तक हाथ में ली और 2 मिनट तक वो पुस्तक हाथ में लेकर खड़ी रही। तब उन्होंने कहा कि क्या तुम पढ़ना चाहती हो? फिर उन्होंने उसे कलम और डायरी दी और कहा कि इसमें तुम अपनी आत्मकथा लिखो। और इस तरह से एक बेबी हालदार का लिखना उन्होंने शुरू करवाया और बेबी हालदार जो है रोज़ लिखती थी और वो सारी बातें वो पत्र के द्वारा मुझे और अशोक जी को लगातार बताते रहते थे कि बेबी ने आज इतने पन्ने लिखे हैं और आज उसकी आत्मकथा का एक खंड हो गया, आज दूसरा खंड हो गया। सिर्फ वो साहित्य की ही बात कर रहे थे ऐसा नहीं था, राजनीति से संबंधित कई बातें जो थी वो अशोक जी के पत्र में हुआ करती थी और खेल-कूद यानी क्रिकेट उन दोनों मित्रों का बहुत ही प्रिय खेल था। उसको लेकर वो लोग इतनी बातें करते थे इतनी कि अ, अगर वो पत्र जिनके पास हैं उनकी बातों से एक पूरी किताब बन सकती है। खेल के विज्ञान को समझा जा सकता है, खेल के व्याकरण को और खेल के पीछे जो राजनीति है, जो दर्शन है, उसको भी समझा जा सकता है। तो इस तरह से मेरा धीरे-धीरे प्रबोध जी को समझना और जानना शुरू हुआ। बाद में मैं उन्हें क्या पत्र लिखती, मेरे पास क्या चीज़ें थी जो मैं उन्हें बता सकती थी। तो मैं ऐसा करती थी कि जब कोई पुस्तक मैं पढ़ती थी, उस पुस्तक की समीक्षा बहुत छोटी-सी वो उन्हें लिख दिया करती थी या मैंने कोई नाटक देखा है या मैं कोई फ़िल्म देखने गई हूँ जो कि अलग तरह की फ़िल्म है या फिर अशोक जी के यहाँ कोई विशेष व्यक्ति आए हैं या फिर अशोक जी किसी की शोक सभा में गए हैं। इस तरह से मैं छोटी-छोटी बातें उनको पत्र में लिखा करती थी और वो मुझे मेरे पत्र लौटा दिया करते थे। मेरे पत्रों में असंख्य अशुद्धियाँ उस पर गोला बना के, उसको ठीक करके, उसको पैराग्राफिंग करके, उसमें स्पेलिंग एरर्स निकाल के, वो पता नहीं क्या-क्या और मुझे बाद में लगता कि अभी मैं इनको पत्र लिखूँगी और अभी ये पता नहीं कितनी चीज़ें उसमें से मुझे दिखाएँगे। तो वो मुझे सारे पत्र मुझे लौटा दिया करते थे और धीरे-धीरे मुझे वो साथ में ये भी कह रहे थे
कि तुमने इस चीज़ को बहुत अलग तरह से सोचा है, तो तुम इसको इस तरह से लिखो। और यदि कोई 2 शब्द की पुनरावृत्ति होती, तो कहते कि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। लेखक जो है, लेखक के पास और भी शब्द होने चाहिए। और चूँकि मैं छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा रहती थी, आज भी रहती हूँ, मैं विद्यालय में पढ़ाती हूँ, तो छोटे बच्चे एक बार में बात नहीं समझते, इसलिए मैं एक बात को 2 बार, 3 बार, और जो साधारण लोग हमारे यहाँ घर में काम करते हैं, उन्हें भी कई बातें समझानी होती है, तो बातों को दोहराना होता है 2 बार और 3 बार। तो मेरा अभ्यास पहले भी वही था, आज भी वही है, लेकिन लिखने में उससे बचना चाहिए। ये एक टूल के तौर पर मुझे धीरे-धीरे बात समझ में आई। और धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैंने समझना शुरू किया, मुझे ये समझ में आने लगा कि उनके पत्रों में, उनके साथ हुए संवादों में, वे सारी बातें हैं, जो कि वो एक लेखक को किस तरह से जीवन को समझना चाहिए, भाषा के को कैसे बरतना चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर वो धीरे-धीरे सिखा रहे थे। इस तरह से मेरा उनसे 5 साल बहुत सुंदर पत्र संवाद हुआ, और उन्होंने ढेर सारी बातें जो मुझे लिखी, जो उनकी भाषा थी, वो उनकी अद्भुत थी। और उसमें इतना विनोद था उनकी भाषा में कि जटिल से जटिल बातें भी बहुत मज़ेदार लगती थी, और पत्रों का इंतज़ार रहता था। जैसे पूरा साल कहाँ बीत जाता था, पता ही नहीं चलता था, लगता था कि पत्र आने वाला है, पत्र आने वाला है। एक ऐसा इंतज़ार रहता था। डाकिये को खोजती थी, नीचे जो लेटर बॉक्स होता था उसको देखती थी, इस बार उन्होंने क्या लिखा है। तो इस तरह से वो जो पत्र थे वो मेरे लिए उन दिनों एक ऐसा संसार बना रहे थे, जिसमें एक बाहर की दुनिया, बहुत बड़ी बाहर की दुनिया उसमें थी। लेकिन अभी जो मैंने उनके बारे में बहुत सारी बातें समझी और जानी, तब मुझे समझ में आया कि वो कितना कितना जानते थे, और उनकी दुनिया कितनी बड़ी थी। और अब मुझे ऐसा लगा कि मेरे पत्र जो थे वो इस तरह के नहीं होते होंगे जो उनको समृद्ध कर सके। लेकिन फिर भी उन्होंने मैं इतनी उम्र में उनसे छोटी थी, उसके बाद भी उन्होंने जिस निष्ठा से मुझे पत्र लिखा और लगातार मुझसे संवाद किया, वह एक एक उदार और बड़े विशाल हृदय वाले व्यक्तित्व का परिचय देती है कि उनके अंदर वह धैर्य था, और वह बड़ा उनका मानस था। पिछले दिनों उनके देहांत के बाद में जब विजय राय जी ने लम्हे का अंक की योजना की, और लम्हे का अंक जब वो इस प्रभु जी पर निकालने लगे, तो उनका एक एंथ्रोपोलॉजी का बहुत बड़ा रूप मेरे सामने आया कि उन्होंने जैसे 30 वर्ष, लगभग 30 वर्ष उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाया है, और आदिवासी जनजातियों के बीच में काम किया। उनके इंटरनेशनल जो पत्रिकाएँ हैं, उसमें उनके शोध पत्र भी छपते रहे हैं, और उनका एक इस तरह का मानस था कि वो बहुत सारी चीज़ों को समझ पाते थे, समझ लेते थे। और ये सारी चीज़ें इस कारण आई कि उनका एंथ्रोपोलॉजी का जो रूप था, वो उनका बहुत ही रूटेड था और बहुत गहरा था। अगर उनके जीवन को, उनके पूरे जीवन को बाँटा जाए कई भागों में, तो इस तरह से थोड़ा-सा समझने की मैंने कोशिश की थी कि उनके जीवन के हम लोग 3 भाग कर सकते हैं। 30 साल की उम्र तक का एक जीवन उनका रहा, जिसमें उन्होंने लगभग 50 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी। 50 कहानियाँ तो उनकी होंगी ही। 10 कहानियों का एक संकलन रोशनाई प्रकाशन, जो कि कांचरापाड़ा में है, रोशनाई प्रकाशन, वहाँ से 10 कहानियों का एक संग्रह सी 100 2013 में संजय भारती ने निकाला, और संजय भारती ने ही आलो अंधारी भी प्रकाशित की, और उनके प्रकाशन से लगभग 20 पुस्तकें बहुत अच्छी समाजवादी किशन पटनायक वगैरह की सबकी निकल चुकी हैं। तो 30 वर्ष तक का उनका जो जीवन था, उसमें उन्होंने ढेर सारी कहानियाँ लिखी, छोटी-छोटी समीक्षाएँ लिखी, और पत्र तो वे लगातार लिख ही रहे थे, तो वो उनका एक पीरियड था। उसके बाद का 30 वर्ष उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाया, और कई विद्यार्थी तैयार किए, जो कि बाद में पढ़ाते रहे, और फिर उन्होंने कई विद्यार्थी तैयार किए, उनके शिष्यों ने कई शिष्य तैयार किए।
तो इस तरह से उनका जो दूसरा एक पीरियड आता है, वो पूरा एंथ्रोपोलॉजी को ही डेडिकेटेड पूरा पीरियड था। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद 60 के बाद उन्होंने बेबी हालदार जो है उसका आना होता है और आलो अंधारी जो है वो दृश्य में आती है। और इस समय में वे 60 से 70 की जब उनकी उम्र थी, इस बीच में जैसा कि मुझे समझ में आया वो छोटी-छोटी समीक्षाएँ भी लिख रहे थे और अखबार में द हिंदू अखबार जो है उसमें वो पत्र भी लिख रहे थे। कोई राजनीतिक घटना यदि उन्हें उद्वेलित करती थी, तो वे उसको लेकर पत्र भी लिख रहे थे। तो उनका अपना और एक उपन्यास परखनली और एक निरीहों की दुनिया उपन्यास उनका प्रकाशित हुआ है रोशनाई प्रकाशन से, और परखनली भी एक उपन्यास पर वो काम कर रहे थे, लेकिन उस उपन्यास को उन्होंने पूरा नहीं किया। तो इस तरह से और उन्होंने बाद में भी कुछ एक अर्पण जी आवाज़ ठीक है? जी जी, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जब हम लोग प्रबोध कुमार जी की पुस्तकों की चर्चा कर रहे हैं तो क्यों नहीं एक बार देखने वालों के लिए उन पुस्तकों को दिखला दें। जी, बिल्कुल। बेशक बाद में भी चाहे तो आप उसको दिखला दें। प्रबोध कुमार जी की जो पुस्तकें हैं अगर आपके पास हो, या हम बाद में भी दिखला सकते हैं स्लाइड के रूप में। आप दिखा दीजिए, अभी दिखा सकते हैं। जी मैं तो अभी मेरे सामने ओके, नहीं है किताब। ठीक है, तो आप अभी कंटिन्यू करें, फिर उसको हम बाद में दिखलाते हैं प्लीज। जी, जी। तो मैं बात ये कह रही थी कि मैंने जब उनके जीवन को जानना शुरू किया अभी 1 डेढ़ साल में, तो मैंने उनके जीवन को 3 भागों में समझने की कोशिश की। पहला जो है खंड उनके जीवन का, वो 30 साल तक की उम्र का है, जब उन्होंने 50 लगभग 50 तक कहानियाँ लिखी, समीक्षाएँ लिखी, जो कि कई पुरानी पत्रिकाओं में, कृति, वसुधा, इन सब पत्रिकाओं में छपती रही है। और उसके बाद का उनका जो 30 साल का काल है, वो उनका एंथ्रोपोलॉजी का काल है, जब वो एक शिक्षक के रूप में, प्रोफ़ेसर के रूप में पढ़ा रहे थे और कई शोध पत्र उन्होंने निकले जो कि अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में उनके निकलते हैं। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि उनका नाम उनके मित्रों ने, उनके परिवार वालों ने ऐसा भी कहा कि उनका जो काम था, उनकी जो बात थी, वो जिस ऊँचाई को छू रही थी, उनका नाम नोबेल पुरस्कार के लिए प्रस्तावित होने की संभावनाओं को छू रहा था। हमें उस तरह के कोई भी हमें प्रमाण नहीं मिला कि उनका नाम नोबेल पुरस्कार के लिए गया था या नहीं, लेकिन उनकी जो संभावनाएँ थी और उनकी बातों की जो ऊँचाई थी और जो गहराई थी एंथ्रोपोलॉजी में, वह नोबेल पुरस्कार के लिए उनके नाम को प्रस्तावित करने की संभावनाओं को छू रही थी। उसके बाद जो उनका 60 से 70 का जो समय है, उसमें उन्होंने बेबी हालदार जो है उसको प्रेरणा दी, उसकी 2 पुस्तकें आती है और भी कम से कम अभी मैंने पिछली बार जो बेबी का साक्षात्कार लिया था, मुझे यह पता चला कि उसकी कुल मिलाकर 6 पुस्तकें हैं। 2 का अनुवाद प्रबोध कुमार जी ने किया, आलो अंधारी और ईशत रूपांतरण का, और जो 4 किताबें हैं उसमें 2 प्रकाशित नहीं हैं, 2 प्रकाशित हो चुकी है बांग्ला में। उसके अलावा वे खुद समीक्षा लिख रहे थे, बहुत पत्र वो बहुत लिखते थे, तरह-तरह के कई लोगों ने मुझे बताया कि हमारे पास उनके पत्र हैं, हमारे पास उनके नहीं तो भी 10 पत्र हैं, किसी ने कहा 5 पत्र हैं। तो वो पत्रों के माध्यम से सबसे जुड़े हुए थे और 70 के बाद का जो उनका 70 के बाद उनका 7-8 साल जो रहा, वो उनका अल्ज़ाइमर में गया। तो वो जो समय है वो एक अलग तरह का पीरियड उनके जीवन का, एक कष्ट का पीरियड उनके जीवन का रहा, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो इस तरह से उनके जीवन को यदि हम लोग समझें, तो इस तरह से उनके जीवन की रूपरेखा एक बनती है। और हम ये देखते हैं कि प्रबोध कुमार जी जो थे, वो सिर्फ़ लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, ऐसा नहीं था। उनके परिवार वालों ने बताया कि उनके अंदर वो किताबें खरीदते थे और उसके बाद अपनी ममेरी बहन को, अपने कुछ लोगों को वो देते थे और कहते थे, "यह किताब पढ़ो, पढ़ने के बाद उसको कैसी लगी, इसकी समीक्षा मुझे पत्र में लिख कर दो या इसकी रिव्यू लिखो या यूँ ही एक प्रतिक्रिया जो है, वो लिख कर दो।" तो इस तरह से वो पढ़ने के लिए भी बहुत प्रेरित किया करते थे।
मुझे इन सालों में ये भी पता चला कि प्रबोध कुमार जी के ऊपर अमृत राय जी का भी प्रभाव रहा होगा, ऐसा बहुत रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उनकी बातों में उनका एक पत्र जो मेरे पास है, उन्होंने कहा था नागफनी के फूल, अमृत राय के एक उपन्यास का ज़िक्र किया था कि इस उपन्यास को पढ़ना। और जो एक प्रगतिशील चेतना थी उनके अंदर में, स्त्रियों के जीवन के बारे में जिस तरह से वो सोचते थे कि उन्हें स्वावलंबी होना चाहिए, स्वनिर्भर होना चाहिए, और लिखना पढ़ना, सिर्फ लिखने पढ़ने से ही स्त्री जागरूक हो जाएगी ऐसा नहीं, लेकिन उसे कुछ समाज में भी उसका कोई सामाजिक कार्य भी वो कर सके, उसके लिए जो वो सोचते थे। तो ये सारी जो चेतना थी, ये सारी चेतना घर से आती है, और वहाँ से आती है जहाँ अमृत राय जो हैं वहाँ से आती है, और पीछे जो उनके घर का पूरा वातावरण और परिवेश था वहाँ से आती है। तो इस तरह से उनके अंदर कई तरह की बातें, कई तरह के जो विविध उनका जो एक व्यक्तित्व था, वो सारा उसका जो जेनेसिस है, उस जेनेसिस को भी हम समझ सकते हैं। कलकत्ते में अशोक सेक्सेरिया जो थे, उनकी और उनकी मित्रता पर यदि मैं बात करूँ, तो वो बहुत अजीब-सा तालमेल था। यदि एकेडमिक रूप से देखा जाए, तो प्रबोध कुमार जी प्रोफ़ेसर एंथ्रोपोलॉजी के, और अशोक सेक्सेरिया 12 ड्रॉप आउट, यानी कोई एकेडमिक समानता नहीं। लेकिन दोनों के बीच में जो पत्र व्यवहार थे और जिस तरह के संवाद थे, वो बिल्कुल बराबर का एक मानस था दोनों का, और चीज़ों पर जो उनके यदि विचारों में विभिन्नता भी होती, मतभेद हो सकता था, लेकिन मनभेद नहीं होता था, और अ, बात करके बातों में बात जो है वो सॉल्व हो जाती थी और डिसॉल्व हो जाती थी। ऐसा नहीं था कि कोई मतभेद हो और बात बंद हो जाए, ऐसा नहीं था। क्योंकि प्रबोध कुमार जी का जो व्यक्तित्व था, जो उनका स्वभाव था, जितना मैंने समझा है, वो बहुत ही शालीन थे और एग्रेसिव इंसान वो नहीं थे। तो उनकी जो मित्रता थी अशोक सेक्सेरिया जी के साथ में, और कलकत्ते में जो कई और लोग जो थे, वो भी उनसे लाभान्वित हुए थे प्रबोध कुमार जी से। बालेश्वर जी ने, जो कि लाइब्रेरियन रहे हैं भारतीय भाषा परिषद में, और अशोक जी के यहाँ पर वो रहते थे, उन्होंने भी एक संस्मरण लम्हे पत्रिका में लिखा है, और उन्होंने प्रबोध जी के व्यक्तित्व के कई पहलुओं पर वहाँ पर आलोक डाला है। तो अशोक सेक्सेरिया जी से उनकी जो मित्रता थी, वो मुझे बहुत ही रोचक लगती है। मैं उसके बारे में इस तरह से भी सोचती हूँ कि दोनों मित्र जो है, वो स्त्रियों के जीवन के बारे में, कि उनका विकास कैसे हो, सोचा करते थे, और शायद वो बात करते-करते ही जब बेबी उनके पास आती है, और वो अपने एक साहस, बेबी को जो एक रास्ता दिखाते हैं, तो वो एक रास्ता वहाँ पर वो अपने घर में जो रास्ता दिखा रहे हैं, उस रास्ते की और जो राहें निकलनी चाहिए, वो फिर राहें निकलती है कलकत्ता में अशोक सेक्सेरिया जी से बात करके। तो कलकत्ता से उनका जो एक रिश्ता था, वो एक उनके जीवन में मुझे लगता है संग-ए-मील की हैसियत रखता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए, और वहाँ पर उनका बहुत, कलकत्ते में उनका बहुत मन था। एक तरह से वो काफ़ी बसते हैं कलकत्ते में, और कलकत्ते के जो लोग, जो कि अशोक जी के आस-पास में थे और जो वहाँ पर उनसे मिलते थे, उनके बीच में वो काफ़ी उनके उनके बीच में वो काफ़ी हैं। जैसे कांचरापारा जो है, वहाँ से एक पत्रिका कर्ण लघु पत्रिका निकलती रही है, और उसमें उसके संपादक भोला जी रहे हैं। तो भोला जी भी प्रबोध जी की बहुत सारी बातें करते हैं। तो इस तरह से प्रबोध जी उन सबसे जुड़े हुए थे जिनसे अशोक जी जुड़े हुए थे। तो उनका बहुत ज़्यादा एक झुकाव था कलकत्ते की तरफ में। उसके बाद जो कि जैसा कि मैंने प्रबोध जी को जाना, कि प्रबोध जी जो चिट्ठियाँ लिखते थे, वो सिर्फ़ युवा लेखक को या मुझे ही लिख रहे हो ऐसा नहीं, वो कई लोगों को, तरह-तरह के लोगों को जो लिखते थे, वो चिट्ठियाँ बहुत उपयोगी चिट्ठियाँ हैं। यानी उन चिट्ठियों से यदि वो मुझे लिख रहे हैं, तो उसमें कहानी को समझने के, कहानी को कहानी के नए टूल्स जो हैं क्या हो सकते हैं, क्या मापदंड और मानदंड हो सकते हैं कहानी विधा के, उन सारी चीज़ों को उसमें से खोजा और निकाला जा सकता है। उसके अलावा
हम ये देखते हैं कि प्रबोध जी का, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया, कि परिवार वालों ने, बहुत कई लोगों ने संस्मरण लिखे हैं उनके ऊपर। तो उनका अपनी नानी से भी बहुत सघन रिश्ता था और अपनी माँ से बहुत गहरा रिश्ता था। उनकी माँ अस्वस्थ थीं, तो वे लगातार पत्र में अपनी माँ की जो चिंता है वो अशोक जी से करते थे और वो किताबें बहुत पढ़ती थी, तो उन्हें किताबें हर समय उपलब्ध करवाते थे और कौन-सी किताब उन्हें दी जानी चाहिए, किसमें उनका मन लगेगा, उसके बीच में अशोक जी से उनकी बातचीत होती रहती थी। और बाद में मैंने उनकी भाभी का संस्मरण पढ़ा, जया जी का, लम्ही में, तो वो लिखती हैं कि प्रबोध जी ने अपनी माँ जहाँ उनकी सोती थी, वहाँ पास में ही उन्होंने अपनी भी खाट रख ली थी, वहीं पर वो भी रहते थे और अंतिम साँस उनकी माँ ने उनके गोद में ही ली। तो इस तरह से उनका वो बहुत ही संवेदनशील थे और माँ से उनका बहुत गहरा रिश्ता था। नानी अम्मा जो है, उसका, उस पर जो संस्मरण उन्होंने लिखा है वो भी उनका प्रकाशित हुआ है। और हम ये भी देखते हैं कि हमें पता चला धीरे-धीरे कि उनकी ममेरी बहन जो थी, प्रभा प्रसाद जो थी, अ, वो उनके पति जो हैं उनका देहांत हो गया था और वो बहुत अवसाद में चली गई थी। तो अ, प्रबोध जी ने जो है अशोक जी से प्रभा जी की बातचीत करवाई और फ़ोन पर ही बात कर कर के अशोक जी ने प्रभा प्रसाद जी से एक किताब लिखवा ली और उनके अंदर का सारा जो था, वो सारा दुःख, सारा एक रचनात्मक कर्म में ढल गया और सब कुछ बाहर निकल गया। तो इस तरह से दोनों मित्र मिलकर एक दूसरे के लिए किस तरह से एक रचनात्मक अ अ, जीवन के लिए कार्य कर रहे थे, वो भी कई कई उदाहरणों के द्वारा हमें बात समझ में आती है। तो हम अर्पण जी, थोड़ा-सा कुछ बीच में आप पढ़ें तो थोड़ी बातें जो है और भी दिलचस्प हो सकेंगी। अर्पण जी? जी बिल्कुल। हमारे एक मित्र ब्रजेश मनी जी की एक टिप्पणी आ रही है। मैं चाहूंगा कि आप उस टिप्पणी पर भी कुछ प्रकाश डालें। वे जानना चाह रहे हैं कि प्रबोध जी की कुछ प्रतिनिधि कहानियों को लेकर, तो इस पर थोड़ी सी बात कर लें, उनके कथा जगत पर। फिर मैं उनके उपन्यास पर कृष्णा सोपती जी ने क्या लिखा है वह पढ़कर सुनाऊंगा, मगर उसके पूर्व उनकी कुछ कहानियों के यहाँ हवाले आ जाए, ताकि हम इसके माध्यम से ब्रजेश मनी जी के सवाल को भी ले पाए। शर्मिला जी, जी। कुछ कहानियों की चर्चा कर लें। जी, उनकी जो कहानियाँ हैं, उनकी कहानियों पर आज मेरी एक समीक्षा शब्दांकन में प्रकाशित हुई है, जिसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगी। तो उसमें उन कहानियों, उनका जो एकमात्र संग्रह है सीसॉ प्रकाशित, उसमें जो कहानियाँ हैं, उसके बारे में उनको जानने के लिए मिलेगा। और उनकी सबसे चर्चित कहानी आखेट कहानी है, जिसका नाम लेने से, प्रबोध कुमार का नाम लेने से आखेट, ये नाम कोई भी व्यक्ति तुरंत याद करता है और प्रबोध जी को याद करता है। आखेट, सीसॉ, सुख, शोक। तो उनकी जो कहानियाँ हैं, उनकी कहानियाँ छोटी होती हैं और उस तरह की आदर्शवादी कहानियाँ नहीं हैं जो कि प्रेमचंद के समय में चल रही थी, बल्कि आधुनिक मनुष्य का जीवन किस तरह से एक ट्रेजेडी और कॉमेडी है। आधुनिक मनुष्य के जीवन की जो विडंबना है, वो उसमें कॉमेडी भी है और ट्रेजेडी भी है, उसको वो कहानियाँ जो है वो बताती हैं। और उनकी कहानियों का एक बहुत बड़ा पक्ष है उनकी उनकी भाषा। भाषा उनकी जिस तरह की है, उस पर एक बहुत सुंदर टिप्पणी गिरधर राठी जी ने की थी, जो टिप्पणी समता मार्ग में मैंने सबसे पहले जो एक स्मृति लेख लिखा था, वहाँ पर उन्होंने इनकी भाषा को लेकर और उनके समकालीन कई लेखकों पर बात करते हुए राठी जी ने वह टिप्पणी की थी। तो प्रबोध कुमार जी जो है, वो उनकी कहानियाँ जो है, उनकी कहानियों को यदि हम लोग विभाजित करें तो उसमें एक बच्चे का अकेलापन भी आता है, ऐसी कहानी भी है। लेकिन वो बच्चे की कहानी है, लेकिन वो बचपन की कहानी है, लेकिन हम उसको बाल साहित्य में नहीं डाल सकते।
तो जो 10 कहानियाँ हैं उनकी, और उस 10 कहानियों में 1-2 कहानी ऐसी है जो कि एक सीसॉ जो कहानी एक बच्चे की कहानी है, उसकी अकेलेपन की कहानी है, लेकिन हम उसको बाल साहित्य में नहीं दे सकते। और वहाँ पर जो कहानियाँ हैं, कबूतर, सुख, आखेट, शोक, कई तरह की कहानियाँ हैं, उन कहानियों के बारे में उनका स्वाद पढ़ने से ही लिया जा सकता है। उसके बारे में बहुत बताने से वो कहानियों का मर्म पहुँचेगा नहीं। और जो मैंने समीक्षा लिखी है वो यदि पढ़ पाएँ तो फिर कहानियों के बारे में जान सकेंगे। जी, अर्पण जी। अर्पण जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी जी, मैं यह कह रहा हूं कि इस कार्यक्रम के उपरांत शर्मिला जी यहां पर भी वह शेयर कर लेंगी तो अच्छा ही रहेगा कि वे उनकी कहानियों को लेकर क्या सोचती हैं। दूसरी जी, बात यह भी है कि ऐसी कई कहानियां हैं जो प्रबोध कुमार जी के संकलन में नहीं है। उस पर भी बिल्कुल। शुरुआत में ही शर्मिला जी ने अपनी बात रखी, क्योंकि उनका एकमात्र कहानी संकलन ही है जिसकी बात हुई। तो और हम लोग यह कोशिश करें, लोग आगे आए कि उनकी अप्रकाशित कहानियों का भी एक संकलन तैयार हो सके। फिलहाल जो उनका उपन्यास जिसकी काफी चर्चा हुई, निरीहों की दुनिया, यह भी एक अलग तरह का उपन्यास रहा प्रबोध कुमार जी की ओर से। निरीहों की दुनिया, और इस पर वरिष्ठ कथाकार कृष्णा सोबती जी क्या राय रखती हैं, हम इसको भी सुनते चलते हैं और इसके बाद शर्मिला जी से कुछ और बातचीत होगी। मित्रों, कृष्णा सोबती जी इस उपन्यास को लेकर लिखती हैं, मैं पढ़ता हूं। प्रबोध कुमार अंतस की गहनतम अभिव्यक्ति को रूपायित करने वाली कहानियों के लिए जाने जाते हैं। निरीहों की दुनिया उपन्यास में प्रबोध कुमार ने हथियार बंद गिरोहों के चंगुल में फंसे वंचितों के जिस आख्यान के संश्लिष्ट को सहज सादगी और सूक्ष्म संवेदन से प्रस्तुत किया है, वो हमारी चेतना को बौद्धिक रूप से स्पंदित करता है। वंचितों के इस वृतांत में लेखक की चिंताएं मानवाधिकार, मानवीय मूल्यों से जुड़े मानव कल्याण के संदर्भों को छूती हैं। विश्व भर की व्यवस्थाओं की छाया में पलते विभिन्न माफियाओं से निरीह नागरिकों को सुरक्षित करने की वैचारिक भूमिका इस गंभीर रचित की विशेषता है। वे इस धरती पर इंसानी हक की पैरवी है। देखिए, इतनी बड़ी बात कृष्णा सोबती लिख रही हैं कि यह उपन्यास इस धरती पर इंसानी हक की पैरवी है। वे आगे लिखती हैं, तंत्र और सत्ता की लापरवाही से दूर पड़ी निरूह निरीहों की बेगानी बस्तियां तयशुदा नागरिकों से अलग हैसियत रखती हैं। तंत्र और सत्ता की लापरवाही से दूर पड़ी निरीहों की बेगानी बस्तियां तयशुदा नागरिकों से अलग हैसियत रखती हैं। यहां जनसंख्या है मगर संज्ञा नहीं। तभी इस पाठ के मुख्य पात्र हैं कछुआ और कछुई, मुखिया और मुखिनी। कछुए की पीठ सहने के लिए, खरगोश के पांव शिकारी के लिए, संचितों की दुनिया कहकहों के लिए, वंचितों की दुनिया संतापों के लिए, सत्ता की शक्तियां बाहुबलियों के लिए, और तंत्र की जटिलताएं निरीहों के लिए। इन गुत्थियों को कौन सुलझाएगा? न्याय के लिए कौन इस अन्याय को खारिज करेगा? निरीहों की दुनिया मात्र उपन्यास नहीं है, प्रबोध कुमार द्वारा सृजित इन निरीहों के हक में एक विशिष्ट कृति है। प्रबोध कुमार द्वारा रचित ए निरीहों
के हक में एक विशिष्ट कृति है। तो किस तरह सत्ता के चंगुल में जो निरीह हैं, जो हाशिए पर बैठे हुए लोग हैं या हाशिए पर कर दिए लोग हैं, उसकी ओर लेखक की चिंता आती है और वह पूरा रूपक यहां पर साकार होता है। यहां पर नृतत्व शास्त्री एंथ्रोपोलॉजिस्ट प्रबोध कुमार भी हमें दिखाई पड़ते हैं, जिसकी भी चर्चा आज के हमारे वक्ता ने की कि कैसे ये दोनों विधाएं गड़बड़ हो जाती। उसमें भी एक से बढ़कर एक गंभीर आलेख उन्होंने लिखे, पत्रिका का संपादन किया। वह एक अलग बात है कि जब आप गद्य में, जब आप वैचारिक गद्य में कुछ इस तरह की बातें लिखते हैं, उसका अपना एक खास महत्व है। लेकिन कई बार आपके भीतर का जो सर्जक है वह उतने से संतुष्ट नहीं होता है। उसे लगता है कि कल्पना, स्वप्न, यथार्थ, इन सब के मेल जोल से कोई और चीज रची जाए। प्रबोध कुमार अपने साहित्य में अपने भीतर की उस हुक को ही रूपायित करते हैं। उनके भीतर की जो तड़प है, जो समझदारी बतौर एंथ्रोपोलॉजिस्ट उन्होंने अर्जित की है, उसे कथा वितान में किस तरह से दर्ज करें। प्रबोध कुमार का साहित्य निरंतर इस दिशा में कहीं ना कहीं उनकी उस यात्रा को भी हमारे सामने लाता है। कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें मिल जाती हैं। उनका अनुभव, उनकी दृष्टि उनके लिखे में हमें दिखाई पड़ती है। तो मैं पुनः शर्मिला जालान जी की ओर बढ़ता हूं। वे कुछ और कहना चाहें और तदुपरांत हम कुछ एक चित्रों को भी देखेंगे, जो जिनमें एक में शर्मिला जी भी हैं और कुछ और चित्र हैं, उन पर भी हम शर्मिला जी की राय लेंगे। मगर कुछ और कहना चाहें शर्मिला जी? जी, हाँ जी अर्पण जी। तो प्रबोध कुमार जी जो हैं, उनकी कई और विलक्षण बातें भी हैं। उनके बड़े पुत्र राहुल श्रीवास्तव जब अपने पिता पर संस्मरण लिख रहे हैं, और वह संस्मरण जो लम्ही में प्रकाशित हुआ है, उसको पढ़ने से हमें पता चला कि प्रबोध कुमार जी ने खूबसूरत बिजली के लैंप हाथ से डिज़ाइन किए थे और आज भी वो उनके घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने अज़रा जहांगीर और तस्लीमा नासरीन जैसी महिला कार्यकर्ताओं और साहित्यकारों के व्यक्तित्व को बढ़ावा देने के लिए टी-शर्ट डिज़ाइन किया था और उसका उत्पादन भी किया। तो इस तरह से वो लगातार एक रचनात्मक जीवन जी रहे थे और वे उनकी नींद बहुत कम थी, 2-3 घंटे ही उनकी नींद थी, ऐसे कई संस्मरण को पढ़कर हमें पता चला। और वे लगातार काम करते रहते थे। जैसे एंथ्रोपोलॉजी के कई उनके जो शिष्य हैं या कई साथ वाले हैं, उन लोगों ने बताया कि उनको कहा जाता था प्रोफेसर बकरी वाले। यानी उनकी जो लैब थी वहाँ पर चूहे, बकरी और कई तरह के पशु रहते थे, तो उनका नाम ही दे दिया गया था प्रोफेसर बकरी वाले। तो वो अ, उनके अंदर आलस्य नहीं था और वे जब काम करते थे तो इस तरह से घर के कपड़ों में बैठकर नहीं, बल्कि बिल्कुल जैसे पढ़ाने के लिए प्रोफेसर के जो कपड़े वो पहन कर जाते थे, उस कपड़ों में ही उसको ही पहनकर वो बैठा करते थे। तो जो लोग जिनकी रुचि है प्रबोध कुमार पर, उनको मैं थोड़ा-सा ये बता दूँ कि प्रबोध कुमार जी को की 2 किताबें हैं उपलब्ध रोशनाई प्रकाशन से, एक कहानी संग्रह और एक उपन्यास। और उसके अलावा उनकी 2-3 किताबें जो भविष्य में प्रकाशित होंगी रोशनाई प्रकाशन से, उन्होंने अपनी माँ के उन्होंने जो पॉलिश कविताएँ जो हैं उसका अनुवाद किया था, वो एक संग्रह निकलेगा और 2 किताबें और हैं उनकी। उसके अलावा लम्ही पत्रिका जो है, जो नॉटनल पर उपलब्ध है, अभी वो फ़िज़िकल नहीं आ सकी, कोरोना काल में वो पत्रिका निकली थी। उसमें उनके कहानी संग्रह पर 4 बहुत विद्वान लोगों ने समीक्षाएँ लिखी हैं। वहाँ पर उनके उपन्यास पर जो है 4 समीक्षाएँ हैं, वहाँ 17 संस्मरण हैं, उनकी कहानियाँ हैं, उपन्यास का एक अंश भी है, तो वहाँ पर बहुत सामग्री है। और उसके अलावा उनकी जो चीज़ें हैं वो बिखरी हुई हैं, वो कहीं लाइब्रेरी से कोई कहीं निकाल सके तो उन्हें उपलब्ध हो सकेगा। और एक बात और जो मैं बोलना चाहूँगी कि अंत का जो समय था प्रबोध कुमार जी का, वो लम्ही पत्रिका के संपादक विजय राय जी ने जो अंक निकाला उसमें उन्होंने ये बताया है कि
प्रबोध कुमार को अपने सेवा काल में प्रताड़ित और दुखी किया गया था। सेवा में उन्हें इतना उत्पीड़न दिया गया कि वो टूट गए। कूट रचना करके उन्हें जबरिया रिटायर कर दिया गया और पेंशन न दिए जाने का निर्णय लिया गया। तो वो एक बहुत ही जटिल और एक ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजरे हैं जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर एक बात, लेकिन इसमें हर्ष की बात भी वो बाद में उसमें साझा कर रहे हैं अपने संपादकीय में कि उनके शुभचिंतकों के प्रयास से डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के एंथ्रोपोलॉजी विभाग में प्रबोध संग्रहालय बनाया गया, जिसका सचित्र विवरण लम्हे पत्रिका में दिया हुआ है। तो प्रबोध जी और बाद में उन्हें अल्जाइमर भी हो जाता है। तो मनुष्य का जो जीवन है उसमें किस उम्र में कौन सी जटिलताएं आएंगी और उसके बीज कहाँ पहले हैं, वो सब एक लेखक की तरह से देखने और समझने से बहुत सारी बातें खुलती हैं, कई तरह के व्याकरण सामने समझ में आते हैं। लेकिन आज हमारा इन सब बातों पर हम अभी नहीं जाएंगे और प्रबोध कुमार जी की रचनाओं को प्राप्त करने के लिए कठिनाई प्रकाशन को ही पत्र लिखना पड़ेगा, वहीं से वो उनकी किताबें उपलब्ध हो सकेंगी। जी अर्पण जी। अर्पण जी शायद। जी हाँ जी जी बिल्कुल। जी नहीं नहीं, मैं जुड़ा जी हुआ हूँ। मैं जी। बस उस वीडियो को यहाँ पर दिखलाना चाह रहा हूँ। कुछ एक वीडियो हमारे साथ ब्रजेश मनी जी, उदय भानु पांडे जी लगातार जुड़े हुए हैं। उदय भानु उदय पांडे भानु जी का कमेंट। उदय जी भानु पांडे जी को मेरा प्रणाम। और मैं देख रही थी कि उनके ऊपर एक पुस्तक जो है आपकी आने वाली है, आपके फेसबुक वॉल पर मैंने देखी थी। तो बहुत बहुत जी जी बधाई आपको भी और जी उदय भानु पांडे जी को भी। जी शुक्रिया। बिल्कुल, वो सर्जना के आयाम नाम से वह पुस्तक है। सर्जना के जी आयाम, सर्जक उदय भानु पांडे। तो जी हमने उनके एक सुविचारित और सुदीर्घ रचना कर्म पर बात की है और उनकी विभिन्न विधाओं पर विचार करते हुए यह एक आलोचनात्मक पुस्तक मेरी ओर से आई है। शुक्रिया। और मित्रों, हम कुछ एक वीडियो देखते हैं और इसके बाद इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। यह देखिए, यह लम्ही का वह अंक है जिस पर आज चर्चा हुई। और यह लम्ही का वह अंक जनवरी जून संयुक्त अंक 2022 का, जो प्रबोध कुमार जी पर केंद्रित रहा और जिसकी आज कई बातें शर्मिला जी ने भी उठाई। इसके बाद इसमें कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो बेहद उल्लेखनीय हैं। हम एक एक कर आगे की कड़ियों में उन पर भी बात करेंगे। और मैं इस अवसर पर अभी हमने जिस उपन्यास की बात की, जी यह देखिए, यह प्रबोध कुमार जी के उपन्यास निरीहों की दुनिया का कवर, जिसकी हमने चर्चा की और जिस पर इतना सुंदर ब्लर्ब वरिष्ठ कथाकार कृष्णा सोबती जी ने लिखा। हमने उसे भी देखा, पढ़ा। और एक और वीडियो मुझे 1 मिनट का समय दें, मैं उसको यहां पर लाना चाहता हूं, जिसमें शर्मिला जालान जी उस वीडियो में है और कुछ एक लोग हैं। कुछ बेहद दुर्लभ चित्र हैं। वो एक बार मुझे कुछ देर का समय दें, मैं शीघ्र ही उसको दिखलाना चाहता हूं। और जी आज, अर्पण जी, आप लीजिए, समय लीजिए। तब तक मैं कुछ और बातें भी हाँ जी अपने दर्शकों को कह दूं कि जी जी उदयन वाजपेयी ने बहुत अच्छा एक संस्मरणात्मक और उनकी कहानियों पर चर्चा करते हुए एक बहुत सुंदर आलेख लिखा है, जो लम्हे पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। जयशंकर जी का बहुत सुंदर आलेख है उनकी रचनाओं के ऊपर। उसके अलावा योगेंद्र आहूजा, रणेंद्र, भोला प्रसाद, आशीष सिंह, कई लोगों के बहुत उन्होंने कहानियों को, प्रबोध जी की और उनकी निरीहों की दुनिया जो पुस्तक है उसको बहुत गहराई से पढ़ा। संजय गौतम ने बहुत अच्छा एक आलेख लिखा है। तो लम्हे का वह अंक जरूर देखना चाहिए,
जिसने पूरे साल विजय राय जी ने खोजा लोगों को और उनके परिवार वालों से संवाद किया और उनकी जो चीज़ें कहाँ क्या हैं उन सबको एकत्र करके किस तरह से उस पर काम करवाया जा सकता है वो उन्होंने किया। तो यह जो अंक है उसमें बहुत सारी सामग्री है जो कि प्रबोध जी पर मिलेगी। तो हमारा ये जो उद्यम है जन सुलभ मंच के माध्यम से या समता मार्ग में मैंने जो पिछली बार एक स्मृति लेख लिखा और इस बार भी लिखा है वो 2 आलेख के माध्यम से या शब्दांकन में जो समीक्षा प्रकाशित हुई है आज उसके माध्यम से यह जो सारा जो उद्यम है उसका कारण यही है, यही करने की कोशिश की जा रही है कि एक विस्मृत और भूले बिसराए लेखक को हम अपने तई समझने की कोशिश करें जिन्होंने आलो अंधारी जैसी एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुस्तक हमें दी। जी शुक्रिया। और साथियों, हमारे पास वे चित्र अभी उपलब्ध हो गए हैं, हम उसे यहाँ पर रखते हैं और शर्मिला जी की उस पर राय लेते हैं। शर्मिला जी। जी अर्पण जी, ये 20 साल पुरानी तस्वीर है जब मैं गुड़गांव गई थी और बेबी हालदार है साथ में खड़ी हुई, बीच में प्रबोध कुमार जी हैं। तो गुड़गांव में उनके घर के पास में कोई शीतला मंदिर था, बेबी का मन था कि शीतला मंदिर हम जाना चाहते हैं, तो हम लोग तीनों वहाँ पर गए थे। तो ये मेरी दूसरी मुलाकात है उनसे और एक छोटी-सी मुलाकात जो हुई थी वो 16 लॉर्ड सिन्हावुड में हुई थी, वो 1 डेढ़ घंटे की मुलाकात थी। और यहाँ पर जब मैं गुड़गांव में जो हमारी तस्वीर है, उस समय जब मैं गई थी तो मैं एक रात वहाँ पर उन बेबी के साथ में वहाँ पर मैं रुकी भी थी। तब मेरी उनसे कई तरह की बातचीत हुई थी और एक संवाद का सिलसिला जो है वो बना था और बढ़ा था। जी बिल्कुल। और कुछ एक, हाँ, इसके बारे में बतलाएं। जी अर्पण जी, ये प्रबोध कुमार जी के साथ में रमेश गोस्वामी हैं। ये 3 लोग बहुत गहरे मित्र थे, रमेश गोस्वामी, प्रबोध कुमार जी और अशोक सिक्सेरिया। रमेश गोस्वामी के बारे में यदि मैं बताऊं तो वे गालिब और दोस्तोयेव्स्की के बहुत गहरे पाठक हैं और गालिब को पढ़ने के लिए जैसा कि उन्होंने बताया कि उर्दू उन्होंने सीखी और वे खुद उन्होंने कविता और गज़ल की एक किताब लिखी है जो कि प्रकाशित हुई है लय की लकीरें रोशनाई प्रकाशन से। तो वे साहित्य के बहुत गहरे पाठक हैं। वो हमारी तरह लिखार नहीं है कि माने कोई काम की चीज़ ना हो तो भी हम बैठे-बैठे जैसे मैं लिखती रहती हूँ, यदि कोई उपयोगी हो, अनुपयोगी हो, लेकिन वे लगातार पढ़ते हैं और बहुत गहरे पाठक हैं साहित्य के। तो उनकी और प्रबोध जी की बहुत अच्छी मित्रता थी, जिसमें विनोद भी था और एक-दूसरे को के साथ में बियर पीना भी था। जी जी। और मित्रों, हम लोग इस मित्र मंडली की जब बात कर रहे हैं, अशोक सक्सेरिया जी, प्रबोध कुमार जी, रमेश गोस्वामी जी, तो इस मित्र मंडली के एक अभिन्न सदस्य जाने माने कवि और संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी जी भी हैं। हमारी ओर से कोशिश है, हमने उनसे अनुरोध किया है कि इस एकाग्र का अध्यक्षीय वक्तव्य अशोक वाजपेयी जी की ओर से हो। और एक और महत्वपूर्ण नाम, उनके मित्र प्रयाग शुक्ल जी भी हमारे इस एकाग्र में आएंगे। एक एक करके अलग अलग कड़ियों में हम इन वक्ताओं को सुनेंगे। आगे का यह चित्र और जिस पर टिप्पणी हम लेंगे शर्मिला जी से। जी प्रबोध जी, ये गुड़गांव का उनका घर है और इनका ये नीचे बैठकर सामने एक तस्वीर है जिसके सामने वो साधना करते थे, माने थोड़ी देर के लिए वो आंखें बंद करके मेडिटेशन किया करते थे। और जो बच्ची खड़ी है वो बेबी की बेटी है पिया, जो कि अब बड़ी हो चुकी है और नौकरी कर रही है पढ़ लिख कर। तो पिया को प्रबोध जी ने अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया, हिंदी पढ़ाया और पिया ने उसकी फाउंडेशन और वो उसकी नींव इतनी मजबूत है क्योंकि वो प्रबोध जी से उसने हिंदी और इंग्लिश की पढ़ाई की। तो नीचे जो अल्पना, ये थोड़ी धुंधली है तस्वीर, नीचे एक अल्पना बनी हुई है और बंगाल में अल्पना का बहुत चलन है, बेबी जो है वो बंगाल से आती है, तो वो अल्पना उसने बनाई हुई है। वो जी बहुत ही हाँ, ये टेबल जो है उनका पढ़ने की टेबल है, जो टेबल यहाँ पर है, टेबल कुर्सी, वो उनकी पढ़ने की टेबल कुर्सी है।
और अब इस चित्र को देखते हैं, इस पर बात करते हैं शर्मिला जी। जी, तो अर्पण जी, यहाँ बीच में प्रबोध जी के तीसरे पुत्र अर्जुन हैं। प्रबोध जी के 3 पुत्र हैं, राहुल, मनु और अर्जुन। अर्जुन सबसे छोटे रहे और वो बीच में बैठे हुए हैं। और अर्जुन ने कलकत्ते में 2 साल अशोक सिक्सेलिया जी के वहाँ वो रहे थे, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके ही उनका उसी से कोई करियर है और अभी वो विदेश में है। जी, तो मित्रों, एक छोटी सी झलकी उन विगत दिनों की, और उस पर हमने शर्मिला जी को सुना। और आज की यह कड़ी हम लोग अब यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, अब सभी लोग जुड़े और शर्मिला जी ने इतने मन से, इतने मनोयोग से उन्हें याद किया, उन पर अपनी बात रखी। आगे की कड़ियों में हम अलग अलग वक्ताओं को सुनेंगे और प्रबोध कुमार जी की कुछ एक कहानियों का पाठ भी होगा, उनके उपन्यास से कुछ अंशों को भी सुनेंगे, और जो उनके द्वारा पत्राचार किए गए हैं, हमारी ओर से कोशिश रहेगी कि उन पत्रों के माध्यम से भी जो उनकी दृष्टि है, जो उनके विचार हैं, जो उनका एक बड़ा परिवार है और उसका उनके प्रति उनका लगाव है, वे सब भी हमारे साथ साझा हो सके, जाहिर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला जी यहाँ उपस्थित होने के लिए और आज के इस रविवार को यूं सार्थक करने के लिए, और प्रबोध कुमार जी के जन्मदिन पर यह कड़ी आपके माध्यम से संपन्न हुई। अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद अर्पण जी, आपने समय निकाला और सही दिन सही कार्यक्रम जो है संभव हो पाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं। प्रबोध कुमार जी पर यह एकाग्र जारी है।